नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में नई सरकार बनाए जाने को लेकर उधेड़-बुन चल रही है। बैठकों का दौर जारी है क्योंकि जनता ने दोनों ही प्रमुख गठबंधनों को पूरी तरह से अधर-धुर की स्थिति में रख दिया। एक दल यानी कि एनडीए सरकार बनने की स्थिति में है, लेकिन उसके मन में भी कई सवाल चल रहे हैं कि कहीं कोई पलटू जो है एन वक्त पर जो है धोखा न दे, जबकि इंडिया गठबंधन इस कोशिश में कोई पलटू उनके पक्ष में आ जाए, यानी कि दोनों तरफ से इसमें उधेड़-बुन की स्थिति में है। लेकिन चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में तो सफल रहे, लेकिन राजस्थान में जिस तरह भाजपा को झटका लगा और 2019 का इतिहास नहीं दोहराया जा सका और 25 ही सीटें भाजपा की झोली में इस चुनाव में नहीं आई, तो अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और कांग्रेस यह कह रही है कि चाहे चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई हो, लेकिन हमने कम से कम भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को चित्तौड़गढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस कारण जो है राजस्थान में सभी सीटें भाजपा की झोली में नहीं आ सकी। लेकिन कांग्रेस में इस बात को लेकर आत्ममंथन होने लगा, चिंता होने लगी है कि 8वें विधानसभा सीट पर आखिरकार कांग्रेस को बढ़त क्यों हासिल नहीं हो सकी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के लिए अब तक हुए चुनाव में चित्तौड़गढ़ जिले के ही भादसोड़ा निवासी सीपी जोशी ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसको पुनः दोहराने में नेताओं को समय लग सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के लिए अब तक जो चुनाव हुए उसमें किसी भी दल का कोई भी प्रत्याशी हैट्रिक बनाने में सफल नहीं हो सका। एवं इस लोकसभा चुनाव में कई तरह की बातें थी, कई तरह की अटकलें थी, कई तरह के कयास थे, लेकिन इन सभी कयास और अटकलों को झुटलाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 3,90,000 बड़े अंतर से चुनाव हराने में भाजपा प्रत्याशी सफल रहे। हालांकि इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 8वें विधानसभा क्षेत्र में लीड ली, जबकि मावली में तो कांग्रेस के विधायक थे। यहाँ तक कि पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना अपने गृहस्थ विधानसभा क्षेत्र निम्बाड़ा से भी बढ़त नहीं दे सके, जबकि यह माना जा रहा था कि गत विधानसभा चुनाव में उन्हें मिली हार के कारण, सहानुभूति के कारण उन्हें यहाँ से भाजपा के मुकाबले अधिक वोट मिल सकते हैं। हालांकि 2019 की तुलना में कांग्रेस का वोट शेयर की बात करें तो वह 5.4% बढ़ा है। वहीं जोशी के इस बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी वोट शेयर 8.16% कम हो गया। इस बार वह चुनाव जीतने में तो सफल गए, लेकिन अब कई तरह की अटकलें, कई तरह के कयास फिर से लगाए जाने लगे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए आई थी। कांग्रेस की यदि बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य कई कांग्रेस नेता भी आए थे, लेकिन इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी की जीत का जब खबर की जानकारी कार्यकर्ताओं को मिली तो वह सड़कों पर नाचने लगे, जश्न मनाने लगे। और अब हर कोई ये सोच रहा है कि आखिरकार जीत का कारण क्या रहा। परिणाम तो घोषित हो चुका है, लेकिन चर्चाओं का दौर अब शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर जिले की मावली और वल्लभनगर में भी भाजपा बाजी मारने में सफल रही। एवं 5 महीने पहले ही निम्बाड़ा से मात्र 3,500 वोट से हारने वाले आंजना लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने इस निम्बाड़ा सीट से भी जीत नहीं मिल सकी। जबकि चर्चा थी कि कांग्रेस विधायक पुष्कर डांगी अपने विधानसभा क्षेत्र मावली से अवश्य बढ़त ला पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह के दावे करते रहे कि जाट बाहुल्य क्षेत्र तपासन विधानसभा क्षेत्र है, जाटों की भाजपा के प्रति नाराजगी है और उसका फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका और उन्हें
यानी कि कांग्रेस को कपासन विधानसभा क्षेत्र की हार का सामना करना पड़ा। तो फिर आखिरकार कारण क्या रहे जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे? क्योंकि राजपूत मतदाताओं की नाराजगी भी सामने थी, खुलकर प्रदर्शन भी हुआ, काफ़ी कुछ बातें हुई, वह सभी आप जानते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण इस चुनाव में हावी रहे और जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी को इतनी अधिक बढ़त मिल सकी और इतने अधिक मतों से वह चुनाव जीत सके। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कई पदाधिकारी यह कह रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा को 25 सीटें नहीं मिल सकी और इस कारण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपने पद से हटना पड़ेगा। और ये ऐसा हुआ कि चित्तौड़गढ़ में उदयलाल आंजना चुनाव मैदान में थे और भाजपा प्रत्याशी को अपने इस संसदीय क्षेत्र में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह राजस्थान में अन्य क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे सके और इस कारण कांग्रेस के कई प्रत्याशियों की राजस्थान में जीत हुई, यानी कि हार कर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कारण खुशी मना रहे हैं। अपनी जीत नहीं होते हुए भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कम से कम हम तो हार गए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा को भारी सफलता मिल सकती है तो आखिरकार राजस्थान में क्यों नहीं मिल पाई? क्या और कॉन्फिडेंस इसका एक कारण था या अन्य कोई कारण थे? हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पार्टी को अच्छी सफलता मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह करिश्मा संभव नहीं हो पाया। इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की ओर चुनाव प्रचार के लिए आए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि यह चित्तौड़गढ़ वीर सुरमाओं की धरती है और भाजपा प्रत्याशी को ऐसा सबक सिखाओ कि दिल्ली तक आवाज गूंजे। हालांकि सबक तो सिखाया यहाँ की जनता ने और दिल्ली तक भी आवाज पहुंची, लेकिन यह आवाज पहुंची भाजपा प्रत्याशी के वहां जीतने की। बताते हैं आखिरकार क्या कहा था प्रताप सिंह खाचरियावास ने। ये दृश्य उस समय का है जबकि भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चित्तौड़गढ़ आई थी और उस दौरान विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा था और पाटन फौज से जुलूस निकाला गया था। यह जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा था। भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में न केवल दिया कुमारी बल्कि अन्य कई नेता आए, कई मंत्री भी आए और उन्होंने यहाँ डेरा डाले रखा क्योंकि सवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जीत को लेकर था और सभी विधायकों को एकजुट करने की भी इस दौरान कोशिश की गई और भाजपा प्रत्याशी द्वारा पहले पर्चा भरा गया, उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा पर्चा भरा गया। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जब नामांकन पर्चा दाखिल किया और उसके पश्चात जब विशाल जुलूस निकाला गया तो इस जुलूस की चर्चा न केवल चित्तौड़गढ़ नगर बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र में होने लगी कि आखिरकार इतनी विशाल भीड़ और इतने जन सैलाब के बाद भाजपा प्रत्याशी की जीत कैसे संभव हो पाएगी। लेकिन इस असंभव को आखिरकार भाजपा ने संभव कर दिखाया। ऐसा पहले भी कई बार चित्तौड़गढ़ में चुनाव के दौरान हुआ है, चाहे विधानसभा का मामला हो या लोकसभा का मामला हो। नामांकन पर्चा जुलूस के दौरान विशाल जन सैलाब भी लोगों ने देखा, लेकिन जिनका जन सैलाब देखा उनकी इस चुनाव में हार भी हुई है, चाहे चुनाव लोकसभा का रहा हो चाहे विधानसभा का रहा हो। और इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की ओर से भी कई नेता आए और उन्होंने चुनाव प्रचार में भाग लिया, चाहे सचिन पायलट की बात करें या चाहे अशोक गहलोत की बात करें या अन्य कांग्रेस के नेताओं की बात करें। पहली बार चित्तौड़गढ़ आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वह भी आंजना के समर्थन में आए थे। लेकिन देखते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे कहने से क्या हो गया, जीतने के बाद पलट गया और अब की बार सीपी जोशी का मीटर मिला दिया तो मान लेना तूती बोलेगी। लोगों को पता है चित्तौड़ की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, ये वीर और सूरमाओं की धरती है। जो धरती झुकती नहीं है, जो धरती आगे बढ़कर स्वाभिमान और शौर्य के साथ धर्म की रक्षा करती है, इस धरती के लोगों को तो धर्म की रक्षा करने का वक्त आया है। इसलिए सबक सिखाओ बीजेपी, हराओ। जब हराओगे तो आवाज दिल्ली तक गूंजेगी, लोकसभा तक। कल ही आपको हाथ जोड़कर ईडब्ल्यूएस में भी वो अधिकार दे देंगे, जमीन और मकान की गारंटी हटा लेंगे।
अब तक क्यों नहीं हटाई? क्योंकि ये पिछलग्गू है। कहाँ है वो गजेंद्र सिंह? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डायलॉग, मीठी मीठी बातें कहाँ है? क्या मिला? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, डायलॉगबाजी नहीं, आप कुछ नहीं, आपकी जबान ही नहीं खुलती प्रधानमंत्री जी की और अमित शाह जी के सामने। जबान खुले तो माने। तो भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी चुनाव तो जीत गए, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तलवार अवश्य लटकी हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आन्ना ने महंगाई का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और यहां तक भी कह दिया कि भाजपा जो प्रत्याशी है वह 10 वर्षों तक जनता की सूद नहीं दे सके, शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी अप्रत्याशित तरीके से चुनाव जीतने में सफल रहे और अच्छे मतों से चुनाव जीतने में सफल रहे। हम आपको बताते हैं आखिरकार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आन्ना ने क्या कहा था। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा एवं कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ने ही जुबानी हमले में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। कांग्रेस प्रत्याशी ने कई बार आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी ने 10 वर्षों में जनता को शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। महंगाई की मार है, भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। नेता लोग केवल टीवी पे और इसमें दिखते हैं, कई 10 साल में कहीं शक्ल नहीं बताई, ये सभी मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक मुद्दा हम स्वयं ही महसूस कर रहे हैं कि वो तो फिर हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। वो जैसी पद्धति लागू करेंगे, चाहे वो किसानों की हित की हो या अहित की हो, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो CPS पद्धति का तो विरोध हो ही रहा है और इसको शुरू करने के लिए तो इसको शुरू किया है कि अगर फिर मत मिल जाते हैं इनको तो लोग वही सोचेंगे, लोग इस स्कीम को पसंद कर रहे हैं, देखिए इसलिए और ज़्यादा सख्ती से लागू करेंगे। सर, लोकतंत्र के प्रति लोगों में आस्था है, पूरी ताकत के साथ निकलेंगे। और वैसे भी हम तो मजदूर और खेतीदार आदमी हैं गाँव में, तो इसका कोई असर ज़्यादा है नहीं। दिन भर खेतों में काम करते रहते हैं, तो वोट के दिन तो और आनंद से काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिशत बढ़ेगा। महेश नवमी महोत्सव के तहत बुधवार से विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत हो गई। बुधवार को महिला क्रिकेट का आगाज हुआ। पहली बार इस आयोजन को जोड़ा गया है। आगामी कुछ दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम महेश नवमी महोत्सव के तहत आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर बुधवार को एक वाटिका में पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और 15 तारीख को विशाल शोभा यात्रा और उसके बाद महास्नेह भोज के साथ इसका समापन होगा। इसमें महिलाओं के, पुरुषों के सभी तरह के आयोजन है और इसका कार्ड जो है, ये जो कार्ड है इसमें सारे आयोजन है और इनका मैं यहाँ पे वाचन करके बता रहा हूँ। एक बार आयोजक जो है वो सम्मानी ग्रुप है। नगर माहेश्वरी सभा, जिला माहेश्वरी सभा, जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी युवा संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी मृदल सेवा समिति, जिला माहेश्वरी तरुण संघ चित्तौड़गढ़ के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्ष आयोजित महेश नवमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष कई नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। इन कार्यक्रम को लेकर बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन का शुभारंभ 5 जून को साय महिला क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के साथ प्रारंभ हो गया है एवं आगामी दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं 15 जून को इसका समापन विशाल शोभा यात्रा, महाआरती एवं स्नेह भोज के साथ होगा। यह शोभा यात्रा 15 जून को साय माहेश्वरी पंचायत भवन से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी, जबकि 14 जून को सांस्कृतिक संध्या, इसी दिन पारंपरिक रैंप वॉक प्रतियोगिता, विचित्र वेशभूषा एवं 13 जून को हास्य कवि सम्मेलन इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा एवं कई जाने माने कवि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी तरह वाद विवाद, आशु भाषण, गो सेवा समेत अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है एवं इस आयोजन को लेकर काफी अधिक उत्साह की स्थिति देखने को मिल रही है। आयोजन को सफल बनाने के लिए
विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है। इस पत्रकार वार्ता के दौरान विभिन्न समितियों के पदाधिकारी आदि मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सहभागी बने और शाम को भोजन हमारे साथ में। धन्यवाद। हमने आप सभी को बताया, इसका प्रचार प्रसार हम भी हमारे माध्यम से कर रहे हैं और आप सभी हम अपेक्षा करेंगे कि आप भी हमारा इसमें सहयोग प्रदान कर जो हमारे सामाजिक स्तर पर जो है जिनके पास सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से जैसे भी इसकी सूचना मिले, अगर कोई वंचित रह जाए तो उन तक आपके माध्यम से सूचना पहुँच जाए। और हमारे जो कार्यक्रम है उनमें जैसा कि मैं साहब ने आपसे आग्रह किया कि 15 तारीख शाम को आप सभी जन वहाँ पधारें और हमारे साथ भगवान महेश का जो प्रसाद बनेगा उसमें आप सभी हमारे साथ भोजन करें। अंतिम दिन 12 तारीख को सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे, उनमें रनर अप और विजेता टीम को नगद पुरस्कार के और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में पशु चिकित्सालय के बाहर स्थित है टैक्सी स्टैंड, जहाँ की टैक्सी के साथ ही जो निजी वाहन जो टैक्सी के रूप में चलते हैं उन सभी के चालकों की एक बैठक बुधवार को नेहरू पार्क में आयोजित की गई और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए और यह भी निर्णय लिया गया कि इस दौरान 50 से अधिक टैक्सियां यहां खड़ी नहीं हो पाएगी। चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित है यह टैक्सी स्टैंड, जहां कई टैक्सियां खड़ी रहती है, जिसमें कुछ टैक्सियों के जो नंबर है उन पर यह आधारित है, जबकि कुछ निजी वाहन भी है जो कि टैक्सी के रूप में संचालित होती है। लेकिन कई बार जब यात्री टैक्सी के लिए यहाँ आते हैं तो अन्य चालकों का वहाँ जमावड़ा लग जाता है। ऐसी स्थिति में यात्री भी उलझन की स्थिति में आ जाते हैं और कोई भी यात्री जब एक टैक्सी चालक से बात करता है तो अन्य जो टैक्सी चालक है यात्री को घेर लेते हैं और किराए को लेकर भी अलग अलग बातें होती है, जिसको लेकर बुधवार को नेहरू पार्क में इन टैक्सी के चालकों की एक यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न निर्णय लिए गए और यह भी निर्णय लिया गया कि इस टैक्सी स्टैंड पर अब 50 से अधिक टैक्सियां खड़ी नहीं हो पाएगी और जो अन्य टैक्सियां हैं उन्हें अपना स्थान ढूंढने के लिए और जगह तलाश करनी होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन एवं नगर परिषद को इस बारे में ज्ञापन भी दिया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस टैक्सी स्टैंड पर यात्रियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह अब यूनियन के चालकों की जो बैठक आयोजित की गई उसके बाद शायद भविष्य में नहीं करना पड़े। इस बैठक के दौरान कई टैक्सी के चालक एवं मालिक उपस्थित थे, जिन्होंने इस दौरान लिए गए सभी निर्णयों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जो यात्री आते हैं उनके साथ न केवल सभ्यता के साथ पेश आया जाएगा और किसी तरह को लेकर उनको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। एवं इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि जो भी टैक्सी चालक यदि नियमों की अवहेलना करेगा तो उससे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। अब देखना ये कि टैक्सी चालक यूनियन ने जो यात्रियों के हित में जो निर्णय लिए हैं वह कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे एवं आने वाले समय में यात्रियों को इससे राहत मिल पाएगी या नहीं। पीछे वाले ये नहीं कहना चाहिए 1000 रुपये में ले जा रहा हूँ। पशु चिकित्सालय के बाहर जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे सब जगह से ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही है, तो उनको लिमिटेड करने के लिए जो पुराने व्यक्ति हैं 50 गाड़ियाँ फिक्स कर दी है, उनकी गाड़ियाँ लगेगी और हर व्यक्ति की 4 गाड़ी होने के बाद भी लगेगी एक ही, और टैक्सी गाड़ी उधर से लगेगी, प्राइवेट इधर से लगेगी और कोई आपसी वाद विवाद नहीं होगा। कोई भी अगर ड्राइवर बात कर रहा है तो दूसरा अगर बीच में बोलेगा तो उसको 1100 रुपये जुर्माना देना होगा। तीसरा चौथा मुद्दा ये है कि शाम को स्टैंड के ऊपर शराब पी के मदिरा सेवन करके उत्पात नहीं मचाएंगे, उससे स्टैंड बदनाम होता है, क्योंकि वो विवाद करके वो तो चले जाएंगे, सुबह आएंगे नहीं नशे में और स्टैंड बदनाम होता है।
तो ये हमारे जो मुद्दे थे इस पर हमारे यहाँ चर्चा हुई और हमारी हर 5 तारीख को मीटिंग होती है महीने में, और 50 गाड़ी की फिक्स हो गई, 1100 रुपये जुर्माना हो गया और अब कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। और बाकी की जो गाड़ियाँ जो मेन जो मुद्दा भी ये चल रहा है कि ऑटो रिक्शा वाले सांवरिया जी, नाथद्वारा यहाँ की सवारियाँ लेकर चले जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से भी हम ये हेल्प चाहते हैं, प्रशासन से भी ये हेल्प चाहते हैं कि ऑटो रिक्शा नगरपालिका क्षेत्र के लिए बने हुए हैं और उनको वहीं तक चलने दिया जाए। कोई अगर कोई परिस्थिति आ गई, कोई पर्सनली ऐसा करके ले जा रहा है, उसकी गुंजाइश नहीं है तो वो एक अलग बात रही, पर वो अगर वो 10 सवारी भर के तो उस टवेरा को कौन ले जाएगा, वो 600 रुपये में सांवराई चला जाएगा। तो अब जो बाकी की जो गाड़ियाँ आपके 50 वहाँ लगेगी, बाकी गाड़ियाँ उनका क्या होगा? बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो नए लोग हैं जो इनको महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने से आ रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं आप अपने लिए कोई व्यवस्थित जगह देखो, क्योंकि वहाँ जगह भी नहीं है 50 से ज़्यादा की, और आपके साथ हम सब खड़े हैं, जहाँ आपको जगह डिसाइड लगेगा हमें यहाँ टैक्सी स्टैंड बनाना है, प्रशासन से सहमति करा के हम उनको वहाँ जगह दिलाएं। तो इसके लिए प्रशासन और नगर परिषद को ज्ञापन दिया जाएगा? ज्ञापन वगैरह हम सूरी जब हम 50 गाड़ी को अलग करें, 50 के अलावा जो अलग होंगे उनको साथ लेके उनका सुझाव ले लेंगे, उसके बाद हम हमारी प्रस्तावली तैयार कर लेंगे कि भाई ये यहाँ जगह चाहते हैं, यहाँ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि गत दिनों चित्तौड़गढ़ से लेकर राजस्थान और दिल्ली जयपुर तक सुर्खियों में रही मेवाड़ विश्वविद्यालय और फर्जी डिग्री का मामला रहा सुर्खियों पर। न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी यह मामला सुर्खियों पर रहा। प्रिंसिपल की गिरफ्तारी रही और आखिरकार कई दिनों बाद इस मेवाड़ विश्वविद्यालय के जो चेयरमैन है वह पत्रकारों के सामने पेश हुए। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें अब पत्रकारों के सामने आना पड़ा और अपनी सफाई देनी पड़ी, यह सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका चित्तौड़ दर्शन में पुनः सभी स्वागत है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ समय पहले ही चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों बांटने का मामला जोर शोर से उठाया गया था कि किस तरह यह फर्जी डिग्रियां भी बांटी जाती है, और एसओजी की टीम ने यहाँ के एक प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया था और पता चला कि उन्होंने कितनी डिग्रियां बांटी उन्हें पता ही नहीं। उस समय यह मामला न केवल प्रिंट बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी छाया रहा और समाचार पत्रों में इस मामले को लेकर कोई न कोई खबर छपती रही। उस दौरान जब मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों आदि से संपर्क करने की कोशिश की तो सभी के मोबाइल स्विच ऑफ मिले। कोई भी इस बारे में अपनी सफाई देने की स्थिति में नहीं था और अब कई दिनों बाद आखिरकार मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक गदिया पत्रकारों के सामने आए, रूबरू हुए, सफाई दी, मेवाड़ विश्वविद्यालय की पीठ थपथपाई और यह कह दिया कि उस फर्जी डिग्री के मामले में मेवाड़ विश्वविद्यालय का कोई लेना ही देना नहीं है। और आखिरकार उन्हें अब क्यों पत्रकारों के सामने आना पड़ा, अपनी सफाई देनी पड़ी, बताते हैं हम हमारी इस स्टोरी में। आप में से कई जने इन्हें पहचान गए होंगे। ये हैं कौशल किशोर, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय के निलंबित प्रिंसिपल। और इन प्रिंसिपल महोदय को यह पता ही नहीं
कि उन्होंने मेवाड़ विश्वविद्यालय में रहते हुए कितनी फर्जी डिग्रियां बांट दी और कितने लाखों रुपए बटोर लिए। एसओजी जयपुर की टीम द्वारा जब प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया तो समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी और कई दिनों तक इस मामले को लेकर समाचार पत्रों में समाचार आते रहे एवं विद्यार्थी परिषद द्वारा भी कई बार मेवाड़ विश्वविद्यालय की अनियमितता आदि को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया जाता रहा। काम करो भारत माता के स्टूडेंट पावर नेशन पावर। और इस फर्जी डिग्री के मामले में मीडिया द्वारा जब कई बार मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक गदिया एवं अन्य प्रबंधकों से संपर्क किया तो उनके द्वारा किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिए। और अब मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि उनका इस मामले से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। और यह भी कहा गया कि अनियमितता पाए जाने पर प्रिंसिपल कौशल किशोर को निलंबित कर दिया गया। यदि मेवाड़ विश्वविद्यालय का कोई लेना देना ही इस प्रकरण में नहीं था तो आखिरकार निलंबित कौशल किशोर को क्यों किया गया? क्या वह केवल मोहरा था और जो फर्जी डिग्रियां बांटी गई उनका लाखों रुपए किसकी जेब में गया? हालांकि एसओजी इस मामले में कौशल किशोर से कुछ उगलाने में सफल तो नहीं रही, लेकिन अब कई दिनों बाद मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति को याद आया कि नया शिक्षण सत्र आरंभ होने वाला है तो सफाई दी जाए और कहा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वह मेवाड़ विश्वविद्यालय से संबंधित मामला ही नहीं है और उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये तो थी खबरें जो गत दिनों फर्जी डिग्री के मामले को लेकर कई समाचार पत्रों में चित्तौड़गढ़ से लेकर दिल्ली में प्रकाशित हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी यह समाचार सुर्खियों में बने रहे। लेकिन अब कई दिनों बाद विश्वविद्यालय के कुलपति मीडिया के सामने आए और उन्होंने न केवल सफाई दी बल्कि जो उन्होंने बयान दिया वह हम आपको सुनाते हैं। और चौंकाने वाले बयान उन्होंने दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय की पीठ भी थपथपाई और यह कहा कि कई विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई। लेकिन जो चौंकाने वाली जो बातें कही उसमें से कुछ पॉइंट हम आपको बताते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं जिससे आप स्वयं भी चौंकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को इस मेवाड़ विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं देते तो हो सकता है कि उसमें से कुछ विद्यार्थी आतंकवादी बन जाते और बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो जाते। यानी कि यदि यहाँ प्रवेश नहीं लेते तो आतंकवादी बन जाते और प्रवेश ले लिया तो वह आतंकवादी नहीं बने। कितनी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात विश्वविद्यालय जो है कुलपति दे रहे हैं। वह सब इसलिए क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और गत दिनों इस फर्जी डिग्री के मामले को लेकर मेवाड़ विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहा और कई जनों ने इस विश्वविद्यालय पर सवालिया निशान भी लगाए। लेकिन अब चूंकि नया सत्र प्रारंभ हो रहा है तो कुलपति को मीडिया की याद भी आई। बताते हैं कि उनके मुख्य अंश क्या कहा उन्होंने मीडिया। गाजियाबाद में लगा सकता था, फरीदाबाद में लगा सकता था, दिल्ली में लगा सकता था, नोएडा में लगा सकता था, कहीं पे भी लगा सकता था। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, हमारा जो पैतृक गांव है वो बांसी है। हमारे पिताजी और हमारे बड़े पिताजी का ये था कि अगर हमें शिक्षण संस्थान का कोई काम करना है, शिक्षा का काम करना है तो हमें अपने एरिया में लगाना चाहिए जिससे यहाँ के बच्चों को ये सुविधा मिले और उच्च शिक्षा मिले, वो रोजगार के साथ जुड़ सके, में जा सके। इसके लिए हमने ये यूनिवर्सिटी यहाँ लगाई और मुख्य उद्देश्य ये रखा कि यहाँ पर हमें, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, कि ये जो मुख्य उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी को लगाने का, नम्रता के साथ इस फैक्ट को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने पिछले 5 साल के डेटा निकाले, अगर मैं 2008 से अब तक के डेटा निकालता तो ये फिगर डबल हो जाती। ये फिगर है 2018-19 में हमने 15,83,83,444 रुपए की स्कॉलरशिप दी बच्चों को। 15 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 2018-19 में की, 19-20 में 13 करोड़ की थी।
3000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं सर। उसका उनकी फीस का 50% सरकार ने दिया और 50% सरकार आ गई 2014 में। 650 बच्चों की स्कॉलरशिप सरकार ने रोक दी। 639 बच्चे थे, 666 बच्चे थे, उनकी स्कॉलरशिप सरकार ने रोक दी, नहीं देंगे। उन बच्चों को 4 साल तक उनका रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस, उनकी ट्रेनिंग की फीस, उनकी इंटर्नशिप की फीस और जिसकी संभावना है कि अगर उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, कोई पढ़ाई नहीं मिली, तो पाकिस्तान तो इस फिराक में बैठा है कि इस तरीके के बच्चे मिल जाएं, उन्हें कुछ लालच देके उनके हाथ में बंदूक पकड़ाता है। उन बच्चों को जिनके हाथ में बंदूक पकड़ने की संभावना थी, उन बच्चों को यहाँ लाकर उनके हाथ में कलम पकड़वाई और उनको राष्ट्र की मेन स्ट्रीम में लाए। उन बच्चों को यहाँ से महापुरुषों की जयंतियां मनाई गई, उन्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद करना सिखाया। की वजह से बाहर नहीं निकाला, ये नहीं कहा कि तेरी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, तू घर चला जा। अगर उन बच्चों को हम पढ़ाई बीच में छोड़ के निकाल देते तो वो शर्तिया सब आतंकवादी बने। एक भी नम्रता के साथ इस फैक्ट को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सिर्फ मैंने पिछले 5 साल के डेटा निकाले, अगर मैं 2008 से अब तक के डेटा निकालता तो ये फिगर डबल हो जाती। ये फिगर है 2018-19 में हमने 15,83,83,444 रुपए की स्कॉलरशिप दी बच्चों को। 15 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 2018-19 में दी, 19-20 में 13 करोड़ की दी, 20-21 तो सुना आपने मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक गदिया का बयान, जो अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहे और कहा कि करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई और जम्मू कश्मीर के जिन विद्यार्थियों को हमने यहाँ अध्ययन के लिए सुविधाएं दी, यदि ऐसा नहीं होता तो उनके बंदूक पकड़ने की संभावना थी और कलम पकड़वाए, भारत माता की जय जयकार उनसे लगवाई और स्कॉलरशिप सरकार ने रोक दी। लेकिन वह यह नहीं बता सके कि आखिरकार सरकार ने स्कॉलरशिप क्यों रोक दी। और यह भी कहा कि यहाँ उन्होंने इसलिए विश्वविद्यालय खोला क्योंकि उनके पिता का ये सपना था। लेकिन सभी जानते हैं कि इस मामले में एक विधायक की कितनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये था मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक गदिया का बयान, जो कि अपनी सफाई दे रहे थे। वाल्मीकि समाज द्वारा चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को प्रातः 10 बजे जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन चित्तौड़गढ़ नगर के 37 क्षेत्र में स्थित गर्दिनो होटल आराधना में उदयपुर के एक युवक अभय कंडारा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर किया जाएगा। इस घटना को लेकर 2 दिन पूर्व उदयपुर में वाल्मीकि समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया था और अब चित्तौड़गढ़ में यह प्रदर्शन गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि 6 जून को। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी 6 जून को। तब तक के लिए नमस्कार।